गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे गुलिस्तान अदब। ठीक है, ये मैं आपको बेटा एमपी बोर्ड के लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम एमपी बोर्ड के लिए पढ़ाइए। तो आज की वीडियो एमपी बोर्ड के लिए रहेगी, जिसमें हम सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं ना आपको लिंक शेयर कर दूंगी, जिसमें हमने सिलेबस को बताया था कि क्लास 12th के लिए एमपी बोर्ड का क्या सिलेबस रहने वाला है उर्दू का। ठीक है, कल यानी 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। गुलिस्तान अदब, जिसमें आपको मकतूब निगारी, तनकीद निगारी और मुख्तसर अफसाना है, यादें हैं, आप बीती है और रिपोर्टाज है, इंशाइया है और तंज़ो मज़ा, सफ़रनामा, खाका, इतनी ढेर सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इसे हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही देखिए, आज ये वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। रात में हम लोग 9 बजे लाइव आएंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में फैलाइए, ताकि वो लोग भी रात में 9 बजे ज्वाइन कर सकें हमें। ठीक है, लाइव क्लास में उनके भी डाउट, उनकी भी क्वेरीज जो भी हैं वो सब क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम मकतूब निगारी की बात करते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर आपका मिर्ज़ा गालिब के ऊपर है। ये 2 चैप्टर्स हैं, इसमें दोनों में आपके उनके ख़त लिखे हुए हैं, है ना। मिर्ज़ा गालिब ने 2 ख़त लिखे हैं, एक मुंशी हरगोपाल तिफ्ता के नाम लिखा है और एक मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम लिखा है। ठीक है, तो उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मकतूब निगारी कहते किसे हैं। मकतूब निगारी बेटा ख़त निगारी को ही कहते हैं। जब हम किसी को ख़त लिख के भेजते हैं ना, वो ही उसी को ही मकतूब निगारी, खुतूत निगारी, है ना, ये इन सब नामों से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक ख़त लिखते हैं जिसमें हम सामने वाले को मुखातिब करके जो भी हालात हैं, जो भी अहवाल हैं, वो सब क्या करते हैं, बयान करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। और इसकी इब्तिदा वैसे तो हमेशा से चला आ रहा है, ख़त लिखना, अपने हाल और अहवाल जो भी है बयान करना। लेकिन गालिब को इसमें फ़ोक़ियत इसलिए हासिल है कि उन्होंने ना इसका अंदाज़ बदल दिया था। ठीक है, ऐसा लगता था कि जैसे 2 लोग आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गालिब के बाद शिबली, मेहंदी अफ़ादी, इन सब ने, रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटो, और गालिब के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो अबुल कलाम आज़ाद के खतूत हैं। ठीक, जो उन्होंने अहमदनगर के किले में लिखे। आपने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाली बुक पढ़ी होगी, जिसका नाम है भारत की खोज, हिंदी में हम उसे कहते हैं। तो जिस ज़माने में वो बुक लिखी, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। जिस ज़माने में वो बुक लिखी गई, उसी ज़माने में उन्हीं के दोस्त अबुल कलाम आज़ाद भी थे, और वहाँ पे उन्होंने बैठ के अपने ये खतूत लिखे थे, जिसे गुबार खातिर के नाम से शाया किया गया था। ठीक, अब हम मिर्ज़ा गालिब की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए आपका उर्दू जो ये गुलदस्ता है ना, गुलिस्तान अदब, सॉरी गुलदस्ता कह रही हूँ, गुलिस्तान अदब, ये जो आपकी उर्दू की किताब है, तो चलने को तो ये सीबीएसई में भी चलती है ना। लेकिन सीबीएसई में ये वाला चैप्टर जो है मिर्ज़ा गालिब के वो खतूत वाला, ये कटा हुआ है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं गालिब की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो आपको पता है गालिब जो हैं वो आगरा में पैदा हुए थे, और उसके बाद वफ़ात उनकी दिल्ली में हुई थी। और इसके अलावा वो अपने 10-12 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गए थे, और यहीं उन्होंने बाकी सारी ज़िंदगी गुजारी थी। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। ये अपने आप को कहते हैं कि मेरा असल मैदान जो है वो फ़ारसी है, और उर्दू जो है ना वो सिर्फ मैं मुंह का जायका चेंज करने के लिए करता हूँ। ठीक, उर्दू में इनका दीवान भी है, जिसे दीवान गालिब के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात कर लें खतूत की, तो खतूत में इन्होंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गालिब ने मुरासले को मकालमा बना दिया। मुरासला यानी जो चीज़ एक तसलसल के साथ लिखी जाती थी, ऐसा लगता था कि एक ही आदमी है, उसे मकालमा बना दिया। मकालमा मतलब ऐसा लगता है जैसे आमने सामने बैठ के 2 लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, और इनके खतूत को जो इतना आला मकाम हासिल हुआ है ना, उसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि इसमें इन्होंने 1857, ये यानी जो हमारी पहली जंग आज़ादी जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान के लिए, उसके वाक़यात को बहुत तफ़सील के साथ उन्होंने बयान किया है कि अंग्रेज़ों ने उस लड़ाई के बाद हिंदुस्तानियों के साथ क्या सलूक किया।
ठीक, ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया, किस तरह से पूरी दिल्ली को खाली करा दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें और गालिब के अपने हालात कि उनका उस दौर में क्या हाल था, वो सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक, अब ये आपका पूरा खुलासा है जिसमें वो अपने खुद मतलब ख़त के बारे में बता रहे हैं कि भाई कैसा क्या माहौल है ना, किस तरह से। अच्छा, इसमें ना आपको पता होगा कि गालिब के एक भाई थे यूसुफ, उनका भी वहाँ इंतकाल हुआ था जब जंग हो रही थी, तो उनको बेचारे को कफ़न भी नसीब नहीं हुआ था, घर की सफ़ेद चादर में ही उन्हें लपेट के दफना दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए गौर करने की बात इसीलिए मैंने ली है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की बगावत की इब्तिदा 10 मई को हुई थी। इस हंगामे के ज़माने में और इसके ख़त्म होने के बाद दिल्ली वाले जिन तकलीफ़दह और मायूस कुन हालात से दो चार हुए, गालिब ने इस ख़त में नहायत पुरअसर अंदाज में उनका नक्शा खींचा है। इस किस्म के वाक़यात इंसान की शख्सी और समाजी ज़िंदगी का ताना बाना बुरी तरह से बिखेर देते हैं। इस ख़त से उसका बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है, ठीक है, कि किस तरह के हालात थे, लोग किस तरह से परेशानियों से दो चार थे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक, अब देखिए बेटा, क्योंकि आपको पता है कम से कम 15-20 चैप्टर्स हैं और ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं आपसे पहले ही एक बात कह देती हूँ कि ये एक वीडियो आपको अभी मिल रही है और दूसरी जो वीडियो है, देखिए इस वीडियो में मैं आपके जितने भी नस्र के चैप्टर हैं ना, वो सारे डिस्कस करूँगी और हिस्सा नज़्म जिसमें आपके गज़ल नज़्म और तवील नज़्म वग़ैरह हैं, ये मैं दूसरे पार्ट में अपलोड करूँगी जो आपको शाम तक मिल जाएगा। यानी दोनों चीज़ें आपको आज ही मिल जाएंगी। रात में 9 बजे हम लाइव आएंगे, तो इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड, दोनों वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रही बात सीबीएसई के बच्चों के लिए, अगर आप सीबीएसई के, तो आपके पेपर से एक दिन पहले मैं आपके लिए भी लाइव आऊँगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अगर हम, तो देखिए पहला इसमें सवाल आपको लिखा है, दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब की क्या मुराद है। तो हंगामे के बाद वो जिंदा बच गए थे, इसलिए वो कहते हैं कि हमें दूसरा जन्म मिला है। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों कही है। मुफस्सिल मतलब होता है बेटा तफसील के साथ लिखते हुए, तो तफसील के साथ लिखते हुए इसलिए डरता हूँ क्योंकि अगर ये ख़त अंग्रेज़ों के हाथ लग गया है ना, या किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गया जो अंग्रेज़ों का जासूस है, तो वो इनाम के लालच में आके ये ख़त अंग्रेज़ों को दे देगा और उससे मेरा हाल बुरा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई भी लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, लिखते हैं, इस फितना आशोब में मैंने किस मसलहत में दखल नहीं दिया, यानी मैंने किसी भी मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं, यानी उन्होंने इस हंगामे में किसी भी तरह शरीक होने से इनकार कर दिया कि भाई मैं चुपचाप भैया घर में बैठा रहा, मैं इस हंगामे का हिस्सा नहीं बना। घर के घर बेचिराग पड़े हैं से क्या मतलब है, तो देखिए घर का चिराग औलाद को कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी क्या होता है कि बेचिराग होना सामने मानों में भी लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए हैं, पूरा घर खाली हो गया, बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ के इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं, तो वो सब जो लोग यहाँ से चले गए उनके घर क्या है, बिल्कुल खाली पड़े हैं, बेचिराग पड़े, यानी उनके घर में कोई भी दिया बत्ती करने वाला नहीं है। मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहा है। तो देखिए यही वाली बात है कि जिन 1857 में जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सा लिया था, उन्हें अंग्रेज़ों ने मुजरिम समझा और सख्त सज़ाएं दी। ऐसे लोगों को फांसी दी गई और कैद खाने में डाल दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गालिब के ज़माने में क्या क्या हालात थे, उन्होंने जो अपने खतूत में लिखा है वो आप बताइए। तो ये यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ। अब यहाँ से देखिए ये आपका दूसरा सबक है जिसमें उन्होंने मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम खत लिखा था। तो इसमें पहला सवाल आपको दिया गया है, गालिब ने किन लफ्ज़ों में गर्मी की शिद्दत का जिक्र किया है। तो जब वो हकीर साहब को ख़त लिखते हैं तो गर्मी का हाल बयान करते हुए लिखते हैं कि 60 बरस का हो चुका हूँ, मगर इस तरह की जो इस पेशतर जो मतलब लू चल रही है, जो गर्मी है, ऐसी तपिश है ना, ये मैंने कभी नहीं देखी।
गालिब की मकतूब नवेसी की खसूसियत को बयान कीजिए। तो देखिए, गालिब की खतूत निगारी की या मकतूब नवेसी की 3 अहम खसूसियात है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 1 ये कि उन्होंने जो कदीम रविश थी उसे तर्क कर दिया था, यानी जो लोग इतने लंबे लंबे अलक़ाब व अदाब इस्तेमाल करते थे वो सब उन्होंने इस्तेमाल करना बंद किया कर दिए थे। दूसरी चीज़, उन्होंने सादा ज़बान को इस्तेमाल किया था। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया था। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके ख़त में आपको 1857 के वाक़यात देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिखते हैं हाथरस में फ़साद का सबब क्या था। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हाथरस में फ़साद का सबब ये था कि वहाँ रास्ता छोड़ा किया जा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से चौड़ा सॉरी है ना, रास्ता चौड़ा किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ हवेलियाँ और दुकानें ढाई जा रही थी। चनांचे लोगों ने इन इमारतों को ढाने वालों पर पथराव किया। ठीक है, जिससे मजिस्ट्रेट जो थे वो ज़ख्मी हो गए और फसाद शुरू हो गया। ये सवालात आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं इतना ख़ास, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट कर रही हूँ। हाँ, अब आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है। ये आपका क्या है, तनक़ीदी मज़मून है जिसमें आपको खूजी का मुताला करना है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में तो भाई सारे ही चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं सारे डिस्कस करूँगी। लेकिन सीबीएसई में जो इसके बाद वाला खुर्शीद इस्लाम का चैप्टर है उमराव जान अदा, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम बता दें हैं तनक़ीद निगारी किसे कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून किसे कहा जाता है। तो देखिए, असल में क्या होता है कि पहले किसी इंसान ने कुछ लिखा, ठीक, उसे लिखने के बाद उसमें उसने क्या सही किया, क्या गलत किया, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होगा उसे देखने के लिए। तो वो जो नज़रिया आपका है ना, उसे ही तनक़ीद कहा जाता है। अब जैसे कल, हाँ, मैं आप लोग से एक बात और ये कहना चाहती हूँ। कल जो मैंने सैम्पल पेपर करवाया था, काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, थैंक यू बच्चों। ठीक है, तो उसमें ना एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। उसमें मैंने सी ऑप्शन बता दिया है, हालांकि उसका ऑप्शन डी सही है। मैंने शायद बराबरी पे जो है टिक कर दिया था, और उसका आंसर जो था वो एहतियात वाला था कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो तनक़ीदी मज़मून किसे कहा जाता है। तनक़ीदी मज़मून का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ लिखी गई है उसे हमने पढ़ा तो हमारे ऊपर उसका क्या असर हुआ, ये उसका तनक़ीदी मज़मून है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं खूजी एक मुताला, तो असल में खूजी भी क्या है, खूजी एक किरदार है। ठीक है, किसका, फसाना आज़ाद का। ठीक है, किसने लिखी है, सरशार ने लिखी है। अब उसके ऊपर एहतिशाम हुसैन ने तज़िया किया है, या हम कह सकते हैं तनक़ीद की है कि खूजी कितना अच्छा किरदार है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, तनक़ीद कहा जाता है। एहतिशाम हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है, और कहाँ इनकी वफ़ात हुई, कहाँ इन्होंने तालीम हासिल की। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जब भी किसी भी बड़े शोरा या अदबा के बारे में आता है, मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, सब बच्चे लिख लेंगे। तो देखिए, जब भी आपसे कहा जाए किसी भी शोरा या अदबा के बारे में लिखिए, तो आप ना पहले अपने याद करने के लिए ये 3-4 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ उसका नाम लिखिए, और यहाँ उसका असल नाम लिखिए अगर उनका कोई असल नाम है तो। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और प्लेस दोनों चीज़ें लिखिए कि कब और कहाँ पैदा हुए। फिर यहाँ डेट ऑफ डेथ, कब मरे और कहाँ मरे, यानी प्लेस, दोनों चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद जो है आपका, यहाँ आप लिख सकते हैं उनकी बुक्स, जो भी किताबें उन्होंने लिखी हैं। ठीक, इस तरह से जब आप लिखेंगे, ये आपका है याद करने का तरीका। यहाँ आप सबको लिख सकते हैं, गालिब का भी आप यहाँ लिख सकते हैं, एहतिशाम साहब का भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप सबका लिख सकते हैं, ऐसे सबके बारे में यहाँ लिखते चलिए। ये हो गया आपका याद करने का तरीका। अब आप जब इसे लिखने बैठेंगे तो लिखना किस तरह से आपको एग्ज़ाम में, कि भाई अब आप इन्हीं का यहाँ से उठाइए, मान लिया गालिब नाम है, आप लिख दीजिए मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। असल नाम क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है। पैदा कब हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखने में जब बैठेंगे तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि भाई कब कहाँ पैदा हुए, कब वफ़ात हुई, क्या क्या किया, पढ़ने के बहुत शौकीन थे, है ना, आला तालीम हासिल की, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारी लैंग्वेज आती थी। तो आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, ठीक है, इसलिए बीच बीच में मुझे वीडियो पॉज करना पड़ रही है। चलिए खैर, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पैदा हुए, ऐसे देखिए। और अगर पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं होता तो हमारी तरह होते हैं उल्लू एकदम, है ना। वो क्या है, वो पढ़ने लिखने का शौक़ था उन्हें, शुरू से ज़हीन थे, आला तालीम उन्होंने हासिल की, घर में पढ़ाई का माहौल था, इसीलिए तो वो इतने बड़े शायर और अदीब बने।
ठीक। और फिर उन्होंने क्या क्या लिखा, जैसे साहिल और समंदर उन्होंने लिखा, उर्दू की कहानी उन्होंने लिखा, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, इसके अलावा अगर उन्हें कुछ ही किसी अवार्ड से नवाजा गया तो वो आप लिख सकते हैं। ये सब इनकी किताबें हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये जो एतबार नज़र यहाँ आपको दिया जा रहा है, ये एतबार नज़र से माखूज़ है, ठीक है, जो सरशार की जो आपका नावल है फसाना आज़ाद, उसके एक किरदार से लिया गया है, ठीक। चलिए आ जाइए। अब इसमें आपको पता है कि भाई खूजी के बारे में बताया गया है कि कितना हाजिर जवाब है, कितना जिंदा दिल आदमी है, ठीक। अब यहाँ पहला सवाल लिखा है, खूजी का हुलिया बयान कीजिए। तो कैसा हुलिया था वो आपको पता है, छोटे से कद का था, है ना, कोता गर्दन थी, यानी उसकी गर्दन भी छोटी थी, है ना, कम पेशानी थी। अब लिखा है, खूजी को मगरूर साबित करने के लिए क्या दलीलें पेश की गई हैं, कि वो बहुत ज़्यादा मगरूर था, अपने आप में गुरूर रखता था, ठीक है। तो देखिए वो एहसास बरतरी उसके अंदर था, यानी हम सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और वो जैसे अब मुझसे कोई मेरा नाम पूछे, मैं निदा बोल के चली जाऊँ आगे, है ना, हाँ निदा नाम है मेरा, ठीक। लेकिन नहीं, वो अपना नाम सिर्फ खूजी नहीं बताता था, वो अपना पूरा नाम डिटेल के साथ बताता था, ठीक है। और हार जाने के बाद भी हार नहीं मानता था, ज़रा ज़रा सी बात पे करौली निकाल लेता था। करौली क्या मतलब होती है, वो जो छोटा सा चाकू होता है उसे निकाल लेता था कि हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इससे पता चलती हैं कि क्या था क्या नहीं था। अगला सवाल लिखा है, खूजी के जज्बा वफादारी के बारे में मुसन्निफ़ की क्या राय थी। तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक मतलब अच्छा दोस्त था, आज़ाद को कभी अकेला नहीं छोड़ता था, है ना, आज़ाद के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, ठीक है। तो वफादारी उसके अंदर कूट कूट के भरी थी। नमक ख्वार जो है, मतलब जिसका नमक खाया है उसका ही दम भरता था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। यहाँ आंसर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब लिखा है, खूजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत थी, ठीक है। तो आज़ाद यानी दोनों में क्या चीज़ें थीं। तो लिखते हैं, खूजी आज़ाद जो थे वो आलिम फाजिल थे, तो खूजी जो थी वो अपने आम जो इल्मियत था उसका इजहार करता था। वो आज़ाद के साथ फैज़ी की गज़लों के अशार पढ़ता था, ठीक है। मियाँ आज़ाद बहादुर थे, तो खूजी भी अपनी बुज़दिली को क्या कहता था, जो उसके अंदर थी उसको छुपाने की कोशिश करता था, और बात बात पे क्या करता था, करौली निकाल लेता था। आपको पता है जो बादल गरजते हैं वो कभी भी बरसते नहीं हैं, ठीक है। ये कुछ अहम सवालात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अब इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, आसानी से आप देख लीजिएगा, इसमें भी खूजी के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं खुर्शीदुल इस्लाम साहब के बारे में। तो देखिए मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि कब कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या था, ठीक है, और कब और कहाँ वफ़ात पाई, ठीक है। और देखिए पढ़ने लिखने का शौक़ और आला तालीम हासिल करने का शौक़ और बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी, ये हर किसी के अंदर है। और ज़बान बयान की बात करें तो लिखने पढ़ने का शौक़, सादा ज़बान इस्तेमाल करने का शौक़, उर्दू अरबी और फ़ारसी आना, ये सबके लिए आम बात है, ठीक है। हाँ, मेन चीज़ जो आपको याद करनी है वो ये कि इनकी किताबों के नाम याद कीजिए कि इन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं, ठीक। देखिए जैसे अब यहाँ पे भी लिखा है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बात वही है कि जहानत के आसार बचपन से ही नुमाया थे, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बातें बना बना के लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई डिटेल में चेक नहीं करता। लेकिन आपको जो करना है वो ये कि भाई अब अगर आप ये चीज़ लिख देंगे ना कि कब और कहाँ पैदा हुए, कौन कौन सी किताबें लिखी, इसको हल्का सा हाईलाइट कर देंगे। और हाईलाइट के लिए हाईलाइटर यूज़ नहीं करना है, पेंसिल से हाईलाइट करना है या पेन से अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है, इससे, ठीक। तो आपको टीचर को लगता है हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया है ना, उसी पे ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब यह पहला सवाल लेकर है, उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए। तो आपको पता है उमराव जान अदा एक आम घर की लड़की थी, है ना, एक शरीफ घर की लड़की थी। और कहते हैं ना घरेलू दुश्मनी के कारण, घरेलू दुश्मनी भी नहीं, बाप की एक तरह से दुश्मनी थी उनके, है ना। तो बाप की दुश्मनी की वजह से किस तरह से दिलावर खान जो था वो उसे तवाइफ के कोठे तक पहुंचा देता है, ठीक है, कैसे जाके उसे बेच देता है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ तवाइफ़ों वाले माहौल में भी अपने आप को शरीफ और पाकीज़ा रखती है। हाँ, शेर पढ़ना, शायरी पढ़ना, महफ़िल में उठना बैठना, इन सब चीज़ का तरीक़ा उसे आ जाता है। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है कि भाई खुर्शीदुल इस्लाम ने नावल निगार की किन जिम्मेदारियों को बयान किया है। तो उन्होंने बताया है कि भाई एक अच्छा नावल निगार वो होता है कि जो नावल लिखी जाती है उसके लिए जो चीज़ें मुकर्रर करार दी हैं उसे पूरा करे,
है ना, उनके तकाज़ों को पूरा करे और नॉवेल ऐसी हो कि वो लगे कि ये हकीकत के करीब है। ठीक, पढ़ने वाले को ये ना लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बनावटी है। ठीक, अगला सवाल देखिए, लिखा है खुर्शीदुल इस्लाम ने उमराव जान अदा का एक इक़्तिबास पेश करके ये वजाहत की है कि हम इसे पढ़कर उमराव जान के आगाज़ और अंजाम दोनों से वाकिफ़ हो जाते हैं। आपके ख़याल में क्या ये बात सही है? लिखिए। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि जो इक़्तिबास दिया गया है उससे आगाज़ का तो पता चलता है लेकिन अंजाम का नहीं पता चलता। ठीक है, क्योंकि आगाज़ और अंजाम एक जैसा कभी किसी का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई खुर्शीदुल इस्लाम की जो तनक़ीद निगारी है और उसमें उन्होंने उमराव जान का तनक़ीदी जायज़ा लिया है, तो उसका आप भी जायज़ा लीजिए कि उन्होंने कैसा जायज़ा लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मुख्तसर अफ़साना, जिसमें आपके टोटल 5 अफ़साने आपको पढ़ने हैं, है ना। बलवंत सिंह का लम्हे पढ़ना है, फ़ोटोग्राफ़र पढ़ना है, फ़रतुलैन हैदर का सुरेंद्र प्रकाश का बजूका पढ़ना है, इकबाल मजीद का सुकून की नींद और शफ़ी जावेद का मैं और वो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से सारे अफ़सानों को देखते हैं। पहले देखते हैं मुख्तसर अफ़साना क्या होता है। देखिए 10th क्लास का कल पेपर हुआ है, तो उसमें भी उनसे पूछा गया है कि मुख्तसर अफ़साना क्या है, इसकी तारीफ़ बयान कीजिए। तो 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, अफ़साने की प्रॉपर तारीफ़ कोई बयान नहीं कर पाया है। अलग अलग लोगों ने ये कहा है कि अफ़साना वो है जो ज़िंदगी के करीब हो, अफ़साना वो है जिसमें वहदत तासुर हो, यानी एक ही असर को छोड़ के जाए। ठीक है, अफ़साना वो है जो ज़िंदगी के करीब हो, अफ़साना वो है जो एक ही नशिस्त में पढ़ा जाए, नशिस्त मतलब बैठक, यानी एक बार बैठे और पढ़ के चले आए। अफ़साना वो है जो मुख्तसर हो, इख्तिसार उसकी खूबी है ना। मुख्तसर मतलब क्या, छोटा, इख्तिसार मतलब क्या, छोटा। ठीक है, और ये इसमें किरदार, क्योंकि छोटा होगा तो किरदारों की तादाद भी कम होगी। ठीक, तो इस तरह से ये अफ़साना है। देखिए आपको पता है सबसे पहले दास्तान थी, दास्तान के बाद जब लोगों के पास वक्त की क़िल्लत आई तो उन्होंने नावल को ईजाद किया, ये थोड़ा छोटा होती है दास्तान से। इसके बाद जब और वक्त की क़िल्लत होने लगी, लोग और बिज़ी हो गए, तो उन्होंने अफ़साने को ईजाद किया। ठीक, अफ़साने में देखिए प्लाट, किरदार, ज़बान और बयान, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ़िज़ा और माहौल, नुक्ता आगाज़, है ना, नुक्ता उरूज, ठीक है, अंजाम, ये सब होता है। और देखिए वैसे तो अफ़साना निगारी के लिए अलग अलग लोगों ने अफ़साने लिखे, लेकिन उर्दू में बाकायदा अफ़साना निगार प्रेमचंद को ही तस्लीम किया जाता है। सज्जाद हैदर यल्दाराम या ये लोग जो है, इन लोगों ने भी किया। सज्जाद ज़हीर ने अंगारे भी लिखे, लेकिन वो खूबी नहीं आई जो प्रेमचंद में है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि पहला अफ़साना जो है, अफ़साना निगार, वो प्रेमचंद को ही माना जाता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। बलवंत सिंह की बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है 86 में पैदा, 1920 में पैदा हुआ, 1986 में उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, गुजरांवाला जो आपका पंजाब में है, वहाँ पैदा हुए थे। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने लिखना शुरू किया, क्या क्या रिसाले लिखे। वही वाली बात, पढ़ने का शौक़ बचपन से था। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिए। और अब इनकी देखिए, आप अगर देखेंगे ना तो पूरे पैराग्राफ में कुछ और आपको मिलने वाला ही नहीं है। कब और कहाँ पैदा हुआ ये लिखा होता है, थोड़ा बहुत उनका बारे में लिख दिया जाता है कि ऐसे थे, पढ़ने में इतने काबिल थे। इतना लिखने की आपको ज़रूरत होती नहीं है, ये सभी काबिल हैं, सभी ने पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी दिखाई है, तभी वो इतने आला मुकाम तक पहुँचे हैं। ठीक है, पढ़ाई के चोर होते तो इतने आला मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। ठीक, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ लिखी हैं, क्योंकि अब अगर हम डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और वैसे बेटा मैंने ना काफ़ी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, आप लोग बेवजह शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इसके अच्छे खासे चैप्टर्स अपलोड है, आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप सब तो मिलके एक बार जो शोर शुरू करते हैं ना, तो बस अल्लाह ही खैर करे। चलिए, अब इसमें आपका जो अफ़साना है बलवंत सिंह का लम्हे, तो यहाँ पूछा गया है कि इस अफ़साने का उन्वान लम्हे ही क्यों रखा गया। ठीक है, तो इसका इसलिए रखा गया है लम्हे कि इसमें जो हीरो है, हीरो के बस के सफ़र का मुख्तसर वाक़या बयान किया गया है ना। और उस एक लम्हे में ही उस औरत को देखकर उसे दिलचस्पी आती है उस औरत में, और देखता है वो कितनी खूबसूरत है, और फिर वो बाकी चीज़ें भी देखता है ना, कि किस तरह से उसका बच्चा है और किस तरह से वो परेशान है, या जो भी है, वो सारी बातें वो उसमें एक लम्हे में ही हो जाती हैं। तो इसलिए इस अफ़साने का नाम लम्हे रखा गया है।
अगला सवाल देखिए, लिखा है बस के मुसाफिरों के बारे में अफसाना निगार ने जो तफसील पेश की है उसे बयान कीजिए। तो बस के जो आपके बाकी लोग थे, मुसाफिर जो लोग थे, वो बस ऐसे बैठाया कि एक सुकून में बैठे हुए थे, है ना। दूर दूर बैठे थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, ठीक है, या धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लड़कियां औरतें भी बैठी हुई थी, ठीक है, सब लोग बैठे हुए थे। इस अफ़साने का मरकज़ी ख़्याल क्या है? तो इस अफ़साने का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसान को बिला किसी तफ़रीक़ मज़हब और मिल्लत के एक दूसरे के दुख और दर्द में क्या होना चाहिए? शरीक होना चाहिए, और इंसानियत का तकाज़ा यही है। हम ये ना देखें कि तुम ये अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम ऊँचे हो, तुम नीचे हो, हमें ये सब देखे बिना ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत है, तो उस वक़्त हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए, ठीक है। अगला कुरतुल ऐन हैदर साहिबा हैं, तो इनके बारे में भी सेम वही चीज़ आप याद रखेंगे, कब और कहाँ पैदा हुई हैं। पढ़ने लिखने का बचपन से शौक़ था, पाकिस्तान चली गई थी लेकिन फिर वापस आ गई और नोएडा में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, यहाँ पे देखिए लिखी हुई हैं कि भाई इनका पहला अफसानवी मजमू है सितारों से आगे, पहला नावल है मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, है ना, कारे जहाँ दराज है, आखिरी शब के हम सफ़र, ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, इनके नावल्स हैं, और इनको फिर अवार्ड भी दिया गया था। अब आप आ जाइए, तो अगर आप फ़ोटोग्राफ़र की बात करते हैं तो फ़ोटोग्राफ़र में क्या है कि दो लोग हैं, दो एक है ना नाचने गाने वाले, वो लोग जाते हैं तो वो फ़ोटो खिंचाते हैं, और फिर जब बाद में वो जाते हैं तकरीबन 20-22 साल बाद दोबारा, तो वो फ़ोटो उन्हें उसी होटल के गेस्ट हाउस के रूम में रखा हुआ मिलता है। तो इस तरह से पूरी इसकी कहानी थी, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ लिखते हैं गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे? तो वो इसलिए आते थे ताकि वो घूम फिर सके, सुकून ले सके, मोहब्बत की तलाश कर सकें, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अफसाने में फ़ोटोग्राफ़र के किरदार पर रोशनी डालिए, तो वो कैसा शख्स था? तो वो गेस्ट हाउस के बाहर बैठा रहता था, आने वाले जो जोड़े हुआ करते थे, चाहे वो नए शादीशुदा जोड़े हों या जो भी हैं, और दोस्त यार, तो उन सब का क्या करता था, वो फ़ोटो क्लिक करता था और हाथ के हाथ उन्हें दे दिया करता था। उससे उसका भी खर्चा चल जाता था, और वहाँ के लोगों को ये मतलब एक निशानी भी मिल जाया करती थी, ठीक है। अफसाने में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? तो इसमें ये बताया गया है कि ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, ज़िंदगी में उरूज भी होता है तो ज़वाल भी होता है, ठीक है। यानी इंसान तरक्की भी करता है और कई बार इंसान पस्ती का शिकार भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आपका है कुरतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। तो कुरतुल ऐन हैदर एक बहुत अच्छी अफसाना निगार है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जो मेरे फेवरेट अफसाना निगार हैं जितने भी, उसमें एक कुरतुल ऐन हैदर भी आती हैं, है ना, प्रेमचंद, कुरतुल ऐन हैदर, मुझे इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। आप लोग को मौका मिले आप भी इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। इनके अफसाने इतने अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल हकीकत के करीब हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सुरेंद्र प्रकाश के ऊपर, ठीक है। सुरेंद्र प्रकाश साहब जो हैं, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ देखिए आपको फिर से वही चीज़ें याद रखनी है कि कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ उनकी वफ़ात हुई, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या लिखा। फिर वही वाली बात घूम फिर के आती है, पढ़ने लिखने का शौक़ हमेशा से होगा, है ना, काबिल हमेशा से होंगे, उर्दू हिंदी इंग्लिश उन्हें हमेशा से आती होगी, ठीक। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा कि उन्होंने लिखा क्या क्या है। अब अगर हम बात करें सुरेंद्र प्रकाश साहब का जो है वो बजूका है, ठीक है। बजूका इन्होंने क्या करा है, प्रेमचंद का जो एक नावल है ना गोदान, उसमें एक हूरी है, ठीक है। उस गोदान के ही किरदार पर इन्होंने वहाँ से एक किरदार उठाया है और उसी बजूका पे इन्होंने पूरी कहानी लिखी है, ठीक। लिखते हैं हूरी कौन है और वो प्रेमचंद के किस नावल से ताल्लुक़ रखता है। तो हूरी जो है प्रेमचंद के नावल गोदान जो है बहुत मशहूर नावल है, उसका एक गरीब किसान है, ठीक है, जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है, ठीक है। अगला लिखा है फसल पक जाने पर हूरी खुश क्यों था? तो वह इसलिए खुश था कि भाई फसल पक गई है, तो अब अच्छे से फसल बिकेगी इंशाल्लाह, तो फिर हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल लिखता है बजूका किसे कहा जाता है? अफसाना निगार ने इसके ज़रिए क्या पैगाम दिया है?
तो आपने देखा होगा खेतों में वो एक इस तरह से पुतला टाइप का मटका रखते हैं और ऐसे डंडे में ना ऐसे ऐसे करके यूँ पुतला करके खड़ा कर देते हैं, उसे कपड़ा वगैरह फैला के, उसे ही बजूका कहा जाता है। और ऐसा इसलिए करा जाता है कि जानवर चिड़िया वगैरह उसे देखकर ना आए, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ पे कोई खड़ा है इंसान, ठीक है, इसलिए वो नहीं आते हैं। और यहाँ इसका जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो इसलिए दिया गया है कि इंसान कितनी मेहनत करता है और किसानों का कैसे लोग इस्तेसाल कर लेते हैं, यानी शोषण कर लेते हैं उनका, ठीक है। हूरी ने अपने घर वालों को क्या वसीयत की थी? तो हूरी ने कहा था, सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है, अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है, ठीक है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बुझूका ना बनाना, ठीक है। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोपलों को जन्म देगा, यानी क्या है, बारिश होगी तो नए नए पौधे निकलेंगे, तो मुझे ही बांस पर बांध कर खेत में खड़ा कर देना बुझूका की जगह। क्यों? क्योंकि इसमें बजूका जो है वो अपना हिस्सा भी लगवा लेता है ना, कि भाई मेरा भी हिस्सा लगाओ। अब ये कुछ अहम सवालात होते हैं जो मैंने आपके लिए भेज दिए हैं ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपने अगर अपना क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों से यही मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही होती हैं, तो आपको इतना घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं इकबाल मजीद साहब पर, जिसमें आपको पढ़ना है सुकून की नींद, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको यही याद रखना है कि इकबाल मजीद कब और कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने लिखा है, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम इसके भी सवाल जवाब पे आते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ इसकी स्टोरी में भी क्या था कि वहाँ के लोग जो हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था कि पैसा आपको तब मिलेगा कि जब आप लोग सोएंगे तो आपके तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, है ना। और बाद में सभी अमीर हो जाते हैं, तो फिर लोगों को परेशानी होने लगती है कि अब काम कौन करेगा। तो फिर वो उनकी नींद भगाते हैं इंजेक्शन लगा के। फिर पता ये चलता है कि जिसको इंजेक्शन लगाए अगर वो उसे काट ले तो वो बिना पानी के मर जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें थी। चलिए अब क्वेश्चन से पढ़ते हैं इसके। अब इसमें पहला सवाल देखिए आपको लिखा हुआ है, शहज़ादे ने मुल्क हवा में क्या देखा था। तो ये देखा था कि शहज़ादा जब मुल्क हवा में गया था तो उसने देखा था कि वहाँ पे 2 तरह के इंसान थे। एक जो थे वो बहुत आराम से जी रहे थे और एक वो थे जो जीते जी मर रहे थे, है ना। जो अमीर थे वो सुकून से जी रहे थे और जो गरीब थे वो जीते जी मर रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। अगला सवाल लिखिए, लिखा है शहजादे ने हवा की देवी से क्या सिफारिश की थी। तो ये कहा था कि इनकी परेशानियों को दूर कर दिया जाए और उन्हें मालामाल कर दिया जाए ताकि वो आराम और सुकून से रह सके। अगला सवाल लिखिए, लिखा है 2-2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों के तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया था। तो जब 2-2 लाख रुपए रोज़ मिलेंगे इंसान को, कि भाई जब वो सोएगा उसे 2 लाख रुपए मिल गए, सोएगा वो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तकिए के नीचे, तो उसकी ज़िंदगी में तो भैया बहुत बढ़िया सा चेंज आने वाला है। वो काम नहीं करेगा, मस्त आराम से रहेगा, है ना। अब जब आराम से रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो फिर खेती बाड़ी काम करेगा कौन, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आए थे, सारी चीज़ें बाहर से ही मंगानी पड़ रही थी, है ना। तो अब देखिए अगला सवाल लिखा है, साइंसदानों ने क्या दवा ईजाद की थी और क्यों। तो उन्होंने दवा ये ईजाद की थी कि भाई लोगों को नींद ना आए, ठीक है। जब उन्हें नींद नहीं आएगी तो वो सोएंगे नहीं, और जब वो सोएंगे नहीं तो सुबह उनके तकियों के नीचे से 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, और जब 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो वो खुद से काम करने लगेंगे। लोगों पर नींद के इंजेक्शन का क्या असर हुआ था। तो उनका असर ये हुआ था कि अगर वो किसी इंसान को काट लेना तो वो इंसान बिना तड़पे ही मर जाएगा। दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी। तो अब क्या हुआ था बेटा, जिनको इंजेक्शन लग रहा था वो इसलिए नहीं सो पा रहे थे, और जिनको इंजेक्शन नहीं लग रहा था वो इसलिए नहीं सो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो मैं सो जाऊं और सामने से वो आके मुझे काट लें, ठीक है। तो अगला सवाल लिखा था, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी थी। तो दुआ ये मांगी थी कि अल्लाह तू हमसे सब कुछ ले ले, बस हमें 2 पल की सुकून की नींद दे दे ताकि हम लोग सुकून से सो पाएँ। अगला सवाल है अगला जो चैप्टर है वो शफ़ी जावेद का है। तो फिर से आपको यही याद रखना है कि कब और कहाँ पैदा हुए थे, क्या क्या लिखा, है ना। अगर उन्हें कोई इनाम दिया गया है, कोई अवार्ड दिया गया है तो वो कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इनका जो अफसाना है वो है मैं और वो,
ठीक है। इसमें मैं और वो में क्या है कि जो अफसाना निगार है वो क्या करता है, वो ट्रेन की पटरी पे जाता है एक्सरसाइज के लिए, है ना। वहाँ उसे बूढ़ा दिखता है, तो वही बात है कि वो वही सोचता है कि जो हम हैं आने वाले टाइम में मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे, जो हमारे माँ बाप हैं आने वाले टाइम में उनकी जगह पे हम होंगे, है ना, और हमारे जगह पे आने वाली जनरेशन होगी। ठीक है। क्या पहला लिखा है, इस अफसाने का उन्वान मैं और वो क्यों रखा गया है, तो इसीलिए रखा गया है ना कि खुद अपने लिए उसने मैं अल्फाज इस्तेमाल किया है, और जो सामने वाले अंकल थे बुड्ढे, तो उनके लिए उन्होंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है। और आखिर में क्या होता है, वही बूढ़े अंकल की जगह पे वो अपने आप को सोचता है, तो इसलिए वो मैं और वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। आगे लिखते हैं, तुमने ज़िंदगी कहाँ देखी बेटा, तुम क्या समझ पाओगे। इस जुमले के ज़रिए बूढ़े शख्स क्या कहना चाहता है, तो बूढ़ा शख्स ये कहना चाहता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, इंसान तजुर्बों से सबसे ज़्यादा सीखता है ना। जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती जाती है, वैसे वैसे उसे तजुर्बे ज़्यादा होते जाते हैं। अगला सवाल लिखते हैं, अब मौत नहीं ज़िंदगी मायूस करती है, इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो देखिए इसमें यह कहा है कि पहले इंसान जब जवान होता है ना, तो उसके हाथ पैरों में ताकत होती है, उसे ज़िंदगी जीने की चाह होती है। ठीक है। तो उसे डर लगता है कि भाई अभी मौत ना आ जाए। ठीक। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाता है, तब उसे लगता है कि भाई अब मौत आ जानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो थी वो हमने जी ली। ठीक। अगला सवाल लिखा है, बूढ़े के किरदार की तस्वीरकशी इस अफसाने में किस तरह की गई है, तो बूढ़ा कैसा इंसान था, किस तरह से दिखता था, क्या था, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपके टॉपिक शुरू हो जाते हैं यादें। यादें जो है सज्जाद ज़हीर का है, जिसमें से हमें एक टॉपिक पढ़ना है रोशनाई का। ठीक है। यादें किसे कहते हैं, तो बेटा देखिए दरअसल जब हम कहीं जाते हैं आते हैं, तो जिस तरह से सफ़रनामा या रिपोर्ट हम तैयार करते हैं ना, उसी तरह से यादें भी होती हैं। यादें भी एक डायरी की तरह ही होती हैं कि हम कुछ चीज़ डायरी में लिखें। ठीक है। कुछ एक छोटा सा वाक़या जो हमारे साथ बीता, उसे ही हम लिख लेते हैं, उसे ही यादें कहा जाता है। अब सज्जाद ज़हीर साहब जो है, इनके बारे में भी सेम आपको ऐसे ही याद करना है, कब और कहाँ पैदा हुए थे। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमें इम्पॉर्टेंट बता दीजिए, तो देखिए मिर्ज़ा गालिब इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एहतिशाम हुसैन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुरतुलैन हैदर इम्पॉर्टेंट है। सज्जाद ज़हीर भी इम्पॉर्टेंट है, और अख्तरुल इमान भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कृष्ण चंद, कन्हैया लाल कपूर और आपके ख्वाजा हसन निज़ामी, हर फील्ड में एक एक इंसान है, और वो अपने फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग क्या कीजिएगा, या तो नज़्म के सारे याद कर लीजिएगा या नस्र के, और याद करने के लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बता दी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। सज्जाद ज़हीर ने क्या क्या किया, ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा। अब ये जो आपकी रोशनाई है, ये भी क्या, ये भी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का ही एक मीटिंग जब हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की। ठीक है। उसी के ही वाक़यात को यहाँ बयान किया गया है। पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो कॉन्फ्रेंस है, उसके बारे में ही है ये। ठीक है। कहाँ मुनक़िद हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। जंग आज़ादी की तारीख़ में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है, तो आपको पता है यहाँ पे किस तरह से जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और कितने बेगुनाह हिंदुस्तानियों को शहीद कर दिया था, है ना। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर ने अल्लामा इकबाल को किन ख़ास बातों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई तरक्की पसंद तहरीक और सोशलिज़म जो चल रहा था उसकी तरफ। ठीक है। आगे आ जाइए, अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़हीर की बातों का क्या जवाब दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मुमकिन है सोशलिज़म को समझने में मुझसे गलती हुई हो, बात यह है कि मैंने इसके मुतालिक काफ़ी पढ़ा नहीं है। ठीक है। इसलिए मेरा नुक्ता नज़र हो सकता है आपसे अलग हो। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, कॉन्फ्रेंस में शामिल शायरों और अदीबों के नामों की फहरिस्त बनाइए। ठीक है। तो उस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल था, आपके फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, है ना, डॉक्टर अशरफ थे, मोइनुद्दीन तासीर थे, है ना, चिराग साहब थे, और बहुत सारे लोग जो यहाँ आपको नाम दिए गए, इतने लोग शामिल थे, जिसमें आप सज्जाद ज़हीर का नाम इम्पॉर्टेंट रखेंगे। रघुपति चौड़ा जो थे, उनका नाम भी आपको, चोपड़ा, उनका नाम भी सबसे ऊपर रखना है। ठीक है। और फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर अशरफ, इनका नाम भी। अब ये रोशनाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे ही है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं इसे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अब अगला टॉपिक आपका आप बीती आता है। आप बीती का मतलब होता है जैसे आप बायोग्राफी लिखते हैं।
ठीक है, उसे सवाने कहते हैं। इसी तरह से आप ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी को आप बीती कहते हैं, यानी इसे हम खुद नविष्ट भी कह सकते हैं, यानी वो चीज़, यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने आप लिखना। ठीक है, यानी अब अगर मैं अपने बारे में लिखूं कि मैं कब और कहाँ पैदा हुई, है ना, मैंने किस तरह से पढ़ाई करी, है ना, कौन कौन से मैंने मेडल्स जीते, कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज और किस किस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, किस तरह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, किस तरह से आप लोग ने इसमें इतना प्यार दिया, है ना, किस तरह से आप लोग इसे पसंद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे वीडियोस बनाती हूँ, है ना, हमारा एक अलग बॉन्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें, या अब फ्यूचर में जो भी मेरे साथ होने वाला है, भाई कहीं ना कहीं इसको मैं और अच्छा आगे लेके जाऊंगी, जैसे अब मैंने परसों लाइव क्लास पहली बार ली है, तो ये सारे एक्सपीरियंस मैं लिखूं। और अभी तो कुछ खास एज नहीं है, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तब तक मैं अपनी सारी ज़िंदगी के अहवाल लिखूं। हालांकि जो खुद नविश्त होती है ना, ये बुढ़ापे में ही लोग जनरली लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें पता होता है सारी ज़िंदगी का हाल, कि उन्होंने कब क्या कैसे किया। ठीक है, तो खुद नविश्त अपने आप लिखी जाने वाली एक किताब होती है, जिसमें हम अपनी पैदाइश से लेके ऑलमोस्ट वफात तक सारी बातें लिख देते हैं। ठीक है, अब हम अख्तरुल ईमान के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बेटा मुझे लग रहा है ब्लर हो गया है ना, चलिए कोई नहीं, आपकी किताब भी होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अख्तरुल ईमान कब और कहाँ पैदा हुए थे, है ना, क्या क्या उन्होंने किया, इसाबात खराबे में उनकी खुद नविश्त है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या फिर से आ गया खुद नविश या आप बीती की तारीफ बयान कीजिए, तो मैंने क्या बताया, इसमें इंसान अपनी ज़िंदगी के हाल और अहवाल खुद बयान करता है। ठीक है, अख्तरुल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों ना जम सके, तो क्या वजह थी उनकी किसी एक तालीम पर ना जमे रहने की। देखिए, आप बहुत सिंपल से इसका जवाब लिख सकते हैं कि भाई उनके वालिद जो थे वो खाना बदोश थे, कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, इस वजह से इधर उधर हर बार जाने की वजह से, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है, इसीलिए उनकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो पाई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है अपने गांव हेगड़ी की क्या क्या चीज़ें उन्हें याद आती थी, तो वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखते हैं अख्तरुल ईमान अपने वालिद के साथ जगाधरी पहुँचे तो वहाँ क्या मंजर था, तो आप देख लीजिएगा कि क्या मंजर था, किस तरह से शहर के मतलब वो नदी के किनारे बना हुआ शहर था, है ना, कैसे सड़कें छोटी छोटी थी, और किस तरह से वो जाके मस्जिद में रुके थे, एक रात गुजारी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मदरसे में रहने वाले बच्ची लाली के साथ क्या वाक़या पेश आया था, तो उसे शेर वेर जंगल का कोई एक जानवर उठा के ले गया था, है ना, आई थिंक भेड़िया ले गया था। ठीक है, और उसे जाके क्या कर दिया था, मार पीट दिया, मतलब काट कूट के किनारे कर दिया था, खा पी गया था। ठीक है, हाँ, लकड़बग्गा ले गया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लकड़बग्गा ले गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिपोर्टाज की। तो रिपोर्टाज भी क्या होता है बेटा, रिपोर्ट की तरह ही होता है रिपोर्टाज। ठीक है, ये कृष्ण चंद ने लिखा है पौधे, ये भी आपका तरक्की पसंद तहरीक से ही रिलेटेड है। तो रिपोर्टाज क्या है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, बस रिपोर्ट ही समझिए इसे। कृष्ण चंद कब और कहाँ पैदा हुए, क्या क्या उन्होंने किया, सेम वैसे ही आपको इनको भी पढ़ना है। कब वफ़ात हुई, मुंबई में वफ़ात हुई, है ना, कौन कौन से इनाम नवाजे गए, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम यहाँ लिखते हैं डॉक्टर अब्दुल अलीम के किरदार की क्या खुसूसियात बयान की गई हैं, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब्दुल अलीम साहब के बारे में पूरा लिख लेंगे कि किस तरह से वो मतलब होशियार थे, बहुत हशाश बशाश थे, है ना, और बहुत समझदार थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। मुल्क राज आनंद की पेश करदा तजवीज़ क्यों मंजूर ना हो सकी। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद ने तजवीज़ पेश की थी कि हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडियाज़ की तरह एक तहरीक जो है जारी की जाए, तो बहुत से लोग उसे इनकलाबी तजवीज़ की हिमायत करेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल अलीम की जो तजवीज़ थी वो पुरजोर नहीं थी, इसलिए उसके मुखालफत हो गई और वो तजवीज़ पूरी ना हो सकी। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है अदीबों के हिसाब का महकमा डॉक्टर अलीम साहब के पास ही होने की वजह क्या बताई गई है, तो क्या बताई गई है कि वो मतलब शुरू से उस चीज़ से जुड़े हुए थे, बहुत, है ना, ज़हीन आदमी थे, तो इसलिए उनको ही बताया है। ठीक,
मौलाना हसन रूहानी के बारे में किस राय का इज़हार किया गया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ख़ास क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार जो है उनके किरदार की ख़ुसूसियत बयान कीजिए, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत नहीं आते, एक ही आध क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा, रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज की डेफिनेशन बताइए। किसी भी तरह का रिपोर्टाज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर सफिशिएंट रहेगा। अब हम बात करते हैं इंशाइया। इंशाइया इंशा से बना है, जिसका मतलब होता है छोटे-छोटे, है ना? और अच्छे से मज़मून लिखना, जिससे इंसान हँसी मज़ाक तो करे, लेकिन कुछ देर बाद वो उस चीज़ की तरफ तवज्जो भी करे, सोचे भी ध्यान से कि क्या ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, ठीक है? हँसी मज़ाक में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी बातों को हँसी मज़ाक में कह जाना, ताकि सुनने वाला थोड़ी देर तो उससे हँसी मज़ाक करे, लेकिन फिर उसका जो ज़हन है ना, वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये चीज़ें भी समाज में हैं। ठीक है? ख्वाजा हसन निज़ामी एक बहुत अच्छे इंशाइया परदाज़ हैं, ठीक है? और इन्होंने ना बहुत सारे इंशाइया लिखे हैं, जैसे झींगर का जनाज़ा लिखा है ना? और दिया सलाई लिखा है, और आज जो आपको पढ़ना है उसका नाम है मच्छर। ठीक है, तो पहले ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में सेम आपको वैसे ही करना है। मैं आपको 100 मरतबा ये बात बता चुकी हूँ, फिर मैं यही बात बोलूँगी कि आप डेट, असल नाम और कब कहाँ पैदा हुए, कब कहाँ मरे और क्या क्या उन्होंने लिखा, ये याद कर लीजिए। इसके बाद बाकी कहानी बनाना हम सबको आता है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, देखेंगे यहाँ उनकी तसनीफ़ दी गई है कि क्या क्या उन्होंने लिखा। अब पहला सवाल लिखा है, मज़मून निगार ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है? तो सूरत तो देखो भला, ठीक है, देखो काला, है ना, बतना, लंबे लंबे पाँव, बेडौल चेहरा, है ना, ये इन्होंने इस तरह से बयान किया था। अगला सवाल देखिए, लिखा है, इस सबक में इंसान को क्या नसीहतें की गई हैं, बताइए। तो इस सबक में इंसान को ये नसीहत की गई है कि मच्छर जैसे नन्हे परिंदे को हक़ीर ज़लील नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसी मच्छर ने खुदाई का दावा करने वाले नमरूद का गुरूर तोड़ा था, याद है आपको? ठीक, तो ये बात इन्होंने बताई है। आगे आ जाइए, मुसन्निफ़ ने मच्छरों के किस अमल को शोखियाना रमेक करार दिया है? तो किसको दिया है? तो डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए प्यूनोर पर क्या है आपका, अखबार पर मच्छर बैठा और उस पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें गिराने की जो गिराने, ठीक है, जो इंसान के जिस्म से वो चूस कर लाया था, उसने उस अखबार पर वो चीज़ें डाल दी, वो खून की बूंदें डाल दी। ठीक है, इसी को उन्होंने शोखियाना करार दिया है। अगला सवाल, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं, इस जुमले के ज़रिए मुसन्निफ़ ने क्या कहा है? तो इसमें यही कहना चाहते हैं कि जब दो दुश्मन होते हैं तो उनके जो दोस्त होते हैं ना, वो आपके भी क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त और दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन। ठीक है, ये मुहावरे वगैरह आपसे पूछे जाते हैं बुक में, तो ये यहीं से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो जाता है तंज़ो मिज़ाह। देखिए, अब आपकी वीडियो तकरीबन 45-40 मिनट की हो चुकी है, तो इसलिए अब 3 चैप्टर बचे, इसे हम यहीं फिनिश करेंगे। 3 चैप्टर्स के बाद फिर गज़ल वगैरह हिस्सा है, नज़्म जो है वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तंज़ो मज़ाह भी क्या है, इंशाइया ही की तरह एक चीज़ है, एक सिन्फ़ है। इसमें भी यही होता है कि आपको क्या करना है, सामने वाले पे तंज़ करना है, हँसना है, उसका मज़ाक बनाना है और समाज में फैली बुराइयों की तरफ ले जाना है। ठीक है, कि भाई देखो तुम इन बुराइयों की तरफ जा रहे हो, उसकी तरफ उसका दिमाग ले जाना है ताकि वो उन बुराइयों से दूर हो सके। ठीक है, कन्हैया लाल कपूर जो थे वो बहुत अच्छे कह सकते हैं हम तंज़ो मज़ाह निगार थे। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी नोके नश्तर बालों पर, ये इनकी किताबें हैं। ठीक है, कब और कहाँ इंतकाल हुआ, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब यहाँ लिखा है, गालिब ने पहला शेर कौन सा सुनाया और क्या कहकर उसका मजाक उड़ाया गया? गालिब ने पहला शेर सुनाया था, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई मतलब भी नहीं है ना, तब भी हम खत तुम्हें लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जितनी बार हम खत लिखेंगे उतनी बार हमें तुम्हारा नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हम असल में आशिक क्या हैं, तुम्हारे नाम के हैं। तो चाहे मतलब ना हो तब भी हम तुम्हें खत लिखेंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे नाम को रिपीट करना है। ठीक है, तो लोगों ने उसका मजाक यही कह के बनाया था कि भाई अब आप नाम लिख कर इस तरह से कागज़ क्यों बर्बाद करेंगे, और इसी तरह से उन्होंने उसका मजाक बना दिया था।
यहाँ पे असल बात यही है ना कि गालिब के ज़माने में जो शायरी हुआ करती थी उसकी बात ही अलग थी, और जो ये जदीद शोरा थे इनकी बात अलग थी। तो इसी चीज़ का उन्होंने यहाँ पे मजाक बनाया। नून मीम जो राशिद साहब थे की नज़्म पर मीरा जी ने क्या तबसरा किया, ये पूरा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। नून मीम राशिद है और वो मीरा जी है, हीरा जी नहीं है, ठीक है। तो नून मीम राशिद की जो, और ये अरशद नहीं है, राशिद है, ठीक है। नून मीम राशिद की नज़्म पर मीरा जी ने ये तबसरा किया था कि ये नज़्म इस सदी की बेहतरीन नज़्म है, बल्कि कहूँगा कि इस तरह से देखा जाए तो इसमें अंगूठी भूत और दफ्तर तहजीब और तमद्दुन की मखलूस जो है सारी बातें आपको मिलती है, ठीक। आगे ने क्या लिखा है, डॉक्टर खालिस ने जदीद शोरा की जो खसूसियात हैं वो क्या बताई थी, तो वो रदीफ़ और काफ़िए से आज़ाद है ना, और वज़न बहर भी वो इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो इसलिए उनको कहा था कि ये वो है। आगे देखिए लिखा है, बिक्रमजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक़ किस फ़िल्म से था, तो बिक्रमजीत ने जो सुनाया है उसका ताल्लुक़ गीत से था, ठीक। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट आपका शुरू हो जाता है सफ़रनामा। सफ़रनामा होता है कि जब हम किसी सफ़र पे जाते हैं तो वहाँ की सारी चीज़ें कि रास्ते में क्या हुआ हमारे साथ, वहाँ हम पहुँचे, वहाँ हमने क्या देखा, है ना? तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है ना? मतलब जो उसका मौसम है, वहाँ की जो ज़मीन की बनावट है ना? जिसे हम कह सकते हैं उसकी तहज़ीब, है ना? उसकी तमद्दुन, उसकी जोग्राफ़ियाई हालत कि उसकी जोग्राफ़ी कैसी है वहाँ की, है ना? ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उर्दू का पहला सफ़रनामा जो है वो यूसुफ़ खान कब्बल पोश, जिसे अजाइबुल फ़रांग के नाम से था, वो लिखा है उन्होंने, ठीक है। यहाँ जो मैं पढ़ना है वो रामलाल को पढ़ना है, तो रामलाल के लिए फिर से आपको वही सब करना है कि भई कब कहाँ पैदा हुए। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ज़र्द पत्तों की बहार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो पहला सवाल है लिखा है, अच्छे सफ़रनामे में क्या ख़ुसूसियत होती है, तो ये सारी चीज़ें कि उसमें हर बात को बयान किया जाता है। इंसान अपने सारे तजुर्बात, जो उसके मुशाहिदात, जो भी उसने महसूस किया है, हर चीज़ को वो वहाँ पे बयान करता है। रामलाल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, लेकिन तक़सीम के वक़्त वो हिंदुस्तान आ गए थे, इसलिए वो वहाँ जाना चाहते थे, वहाँ की चीज़ों को देखना चाहते थे। लाहौर पहुंचकर रामलाल ने किन मारूफ अदीबों से मिले वहाँ के, तो यहाँ देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। मोहम्मद हसन अक्सरी से मिले, मोहम्मद अली सिद्दीकी से मिले, अहमद नदीम कासमी से मिले, राहत सईद से मिले, है ना, अतर रज़ा जैदी से मिले, ठीक है। तो यहाँ सबके नाम है, डॉक्टर आगा सहल से मिले, तो ये सब आप लिख लेंगे। अगला सवाल देखिए लिखा है, अपने माजी के बारे में रामलाल ने जो बातें लिखी हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए, तो उन्होंने क्या क्या लिखा है आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी अब आपका आखिरी चैप्टर बचा है, ठीक है। आखिरी इन द सेंस के नस्र का ये आखिरी चैप्टर है, जिसमें खाका खाका कहते हैं जब हम किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो उसकी एक मुलाकात का जो स्केच होता है कि जब मैं उसे मिली, जैसे अब आप लोग कहते हैं मैम फेस रिवील कीजिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे फेस रिवील करूँगी तो आप उस पर खाका लिख सकते हैं कि भाई मैं मैम को जानती तो बहुत पहले से थी, मैम की वीडियोस देखती थी, है ना, कमेंट के थ्रू मैम से बात भी हो जाया करती थी, मैम हमारे सवाल के जवाब देती थी, है ना, या मैम अच्छी थी या मैम बुरी थी। कुछ बच्चे कहते हैं मैम के अंदर बहुत एटीट्यूड है, हो सकता है हो एटीट्यूड, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली कभी नहीं लगा कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, ठीक है, लेकिन बच्चे कमेंट करते हैं। खैर चलिए, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना देखने का नज़रिया है ना। तो खाका भी एक अच्छा वो ही है जिसमें आप मेरी अच्छाई और बुराई दोनों बताएं, ठीक है। अगर बच्चे कहते हैं एटीट्यूड है तो उस चीज़ को भी आपको बताना है कि मुझे ऐसा लगता है मैम में बहुत एटीट्यूड है, ठीक है। तो खाके में क्या होता है कि आप ये सारी बातें लिखेंगे कि हम ऐसे ऐसे मैडम से मिले, ऐसे मैम हमसे मिली, है ना, हमने मैम से ऐसे बात की, ऐसे हम देखते थे, लेकिन आज मैम पहली बार लाइव आई हैं। मैम ने हमसे प्रॉमिस किया था कि जब उनके 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो लाइव आएंगी, ठीक है, और हम मैम को देख पाए। मैम ऐसी थी, मैम का रंग ऐसा था, है ना, मैम ने इस तरह के कपड़े पहन रखे थे, मैम का बोलने का स्टाइल ऐसा था। अब क्योंकि अभी तो सिर्फ आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं ना, है ना, अभी मैं किस तरह से बोल रही हूँ इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। हो सकता है बच्चों को लगे मैं एटीट्यूड में बोल रही हूँ, और हो सकता है ये मेरी ज़बान ही हूँ, मतलब मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आ रही है बात समझ में? तो वो चीज़ें आपको फेस एक्सप्रेशन से पता चलेंगी ना।
फिर आप ये चीज़ें, ये जो हुलिया होता है कि मैम की आँखें ऐसी थीं, है ना, मैम के बाल ऐसे थे, तो ये सारी चीज़ें कि मैम का कद ऐसा था। अब चलिए कद तो आपको लाइव क्लास में क्या ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं। तो ये पूरा जो हुलिया है ना, इसको जो आपने एक मर्तबा की मुलाकात को लिखा, इसे ही हम खाका कहते हैं, ठीक है। और ये किसी बड़ी शख्सियत पर ही लिखा जाता है। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने उस्ताद पे लिखते हैं, कई बार उस्ताद अपने बच्चों पर भी लिखते हैं, ठीक है, अपने जानने वालों पर लिखा जाता है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें लिखी है। अब अहमद जमाल पाशा ने जो ये खाका लिखा है, कलीमुद्दीन अहमद पर लिखा है, ठीक है। तो अब अहमद जमाल पाशा के बारे में तो आपको ऐसे ही याद करना है, कब और कहाँ पैदा हुए, क्या क्या किया इन्होंने, क्या क्या लिखा, कब वफ़ात हुई, कौन कौन से अवार्ड से नवाजे गए, ठीक है। पहला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी अहमियत के बारे में क्या कहा है ना। और हाँ, खाका जब आप लिखेंगे ना, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैम के पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है, मैम अच्छा पढ़ाती हैं, बुरा पढ़ाती हैं, है ना, अगर गलती करती है तो उसे एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं, ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो अब उन्होंने कलीमुद्दीन अहमद क्योंकि तनकीद निगार थे, तो उनकी तनकीद निगारी पे लिखा है कि भाई वो कैसी तनकीद करते हैं, ठीक है। पैरोडी के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख़यालात क्या हैं और बताइए। देखिए, पैरोडी जो है वो एक सिन्फ़ है जिसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े शायर या अफ़साना निगार, उनका कोई एक मिसरा या एक कोई लाइन या एक कोई किरदार ले लेते हैं और उस पे फिर अपने तरफ से पूरी कहानी लिख देते हैं, ठीक है, उसे ही पैरोडी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ लिखते हैं, मीज़ान नक़द के दोनों प्लेडरे बराबर करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको बताना है कि क्या बात सही है और क्या गलत है, ठीक है, उसके पलड़े बराबर है या नहीं है। अगला सवाल, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की ज़ाती लाइब्रेरी के बारे में कौन सी इत्तला दी है और क्यों, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ज़ाती लाइब्रेरी बनाई थी, यानी बहुत अच्छी उन पे किताबें वगैरह रखी होंगी उन्होंने, तो उसके बारे में ये सारे आपके सवाल जवाब हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कन्हैया लाल कपूर, ये सब आपके पैरोडी लिखने वाले हैं जिन्होंने लिखी। कन्हैया लाल कपूर का तो आपने बेतकल्लुफ़ी भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये जो आपने अभी पढ़ा ना, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, ये भी कहीं ना कहीं पैरोडी हो सकता है क्योंकि उन्होंने उस शेर पे ही पूरा लिख डाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो होती है हमारी फिनिश। अब हम नेक्स्ट आपको शाम तक इंशाल्लाह दूसरी वीडियो देते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग नज़्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे आप लोग शेयर कर लीजिएगा बढ़िया से, और रात में 9 बजे लाइव आना ना भूलें। जो भी इसमें अब वीडियोस में देखिए, अभी आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। और इसमें अब कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो कि मैम हमारे ये समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कशन करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।